चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ये तीनों डिस्कवरी अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा हम लोगों ने देख लिया। अब मुद्दा ये है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, स्पेशली जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब खोज हुई, तो लोग बोले ठीक है, हमको पता चल गया कि किसी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एकदम सही है। लेकिन वो लोग कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं? कहने का मतलब ये है कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी रहता है, तीनों चीज रहते हैं। लेकिन कहां रहते हैं? क्या ये लोग यहां रहते हैं? क्या ये लोग यहां रहते हैं? क्या ये लोग यहां रहते हैं? मतलब किस तरीके से रहते हैं ये लोग, है ना? किस तरीके से रहते हैं, कहां पर रहते हैं, ये डिसाइड करना था। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। मतलब जिस साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किया, उस साइंटिस्ट को ये पूछा गया कि ठीक है, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल तो होते हैं, लेकिन ये एटॉमिक पार्टिकल्स रहते कहां हैं? अब यहां पर मुद्दा फिर से स्टार्ट हुआ कि ठीक है, किसी एटम के अंदर ये तीनों पार्टिकल है, लेकिन उनका प्रेजेंस कहां है, कहां पर वो रहते हैं? और जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज किए, उसी साइंटिस्ट से पहले पूछा गया कि आप ही बताइए कि इनका मॉडल स्ट्रक्चर क्या है ना? यानी एटॉमिक मॉडल क्या है? एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या हुआ? जैसे हर घर का एक मॉडल होता है, हर स्कूल का एक मॉडल होता है ना? या हर चर्च का या मंदिर का, मस्जिद का एक मॉडल होता है। मॉडल कहने का मतलब संरचना मतलब घर का देखना, किसी लोग के घर में क्या होता है, 3 बेडरूम होगा, 2 बाथरूम होगा, 1 आंगन होगा, सबका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है ना? सबके घर का अपना अपना मॉडल होता है, ठीक है? ये तुम लोग को समझाने के लिए बताया कि मॉडल का मतलब क्या है। मॉडल का मतलब घर में अलग अलग स्ट्रक्चर है ना, कि बेडरूम कितने होंगे, आंगन कितने होंगे, कहां पर होंगे, कितने होंगे और कहां होंगे। हम लोगों को कितने हैं ये पता चल चुका है, कितने हैं पता चल गया है, लेकिन कहां है ये नहीं पता चला। ये पता लगाया जा रहा है, बात समझ आ रहा है? ये पता लगाया जा रहा है कि एटॉमिक मॉडल होते कहां हैं। बात समझ पाए? तो ध्यान देना, कुल मिलाकर जो एटॉमिक मॉडल दिए, एटॉमिक मॉडल, ठीक है? तो एटॉमिक मॉडल जो था वो कुल मिलाकर 3 साइंटिस्टों ने दिया। 3 साइंटिस्टों ने, जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन, ठीक है? जो दूसरे थे वो थे अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, ठीक है? वो नहीं, वो मॉडल नहीं बने, वो। और तीसरा जो एटॉमिक मॉडल में बहुत ज्यादा योगदान था वो था नील बोर। बात समझ में? देखो, खोजने वाले अलग अलग थे, ध्यान देना। खोजने वाले कौन थे? तुम लोगों ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को खोजे कौन? थॉमसन, ठीक है? प्रोटॉन को खोजने वाले कौन? गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन को खोजने वाले शैडली। मैंने सबका टाइटल दिया, ये लोग खोजे, जिसे बता दिए कि अंदर ये सब होगा, है ना? लेकिन कहां होगा वो इन तीनों ने बताया। अब एक और बात बताता हूं, बहुत मजेदार बात है। बात ये है कि इसके टीचर ये थे और इनके टीचर ये थे। सोच लो, मतलब तो देखिए, तो हम लोग पूरे जो सेकंड फेज है, पहले हम लोगों ने देख लिया इन सबका खोज, ये सब एटॉमिक पार्टिकल का। अब हम लोग देखेंगे एटॉमिक मॉडल ने क्या क्या दिया। एक बात ध्यान देना, तुम लोग जानते हो कि नील बोर के टीचर रुदरफोर्ड थे, रुदरफोर्ड के टीचर थॉमसन थे। अल्टीमेटली बहुत बड़ा योगदान जे थॉमसन ने दिया था, और मैं तुम लोग को बोला भी था कि ये ऐसे टीचर थे, खुद तो नोबेल प्राइज लिए, अपने शागिर्द को, अपने जो असिस्टेंट्स थे उनको भी नोबेल प्राइज दिलवा दिए। बात समझ में आ रहा है? और ये दोनों का फील्ड ज्यादातर फिजिक्स से जुड़ा हुआ था, ठीक है? अब तुम लोग को मैंने क्वेश्चन उठेगा कि सर फिजिक्स से जुड़ा हुआ था तो केमिस्ट्री में क्यों? क्योंकि हर साइंटिस्ट चाहते हैं कि हर जगह मैं आंसर दे दूं, कहीं भी चुप ना रहूं। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं सबका आंसर दे दूं। बात समझ में आया? तो ये लोग यही चाहते थे कि कोई भी अगर मेरे से क्वेश्चन पूछे तो मैं बढ़ चढ़कर हर क्वेश्चन का आंसर दे सकूं, ठीक है? तो अब हम लोग एक एक करके मॉडल देखेंगे। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, प्रोटॉन का खोज हो गया, तो पूछा गया जे थॉमसन से, ठीक है सर बताइए कि किसी एटम के अंदर कहां रहता है इलेक्ट्रॉन और कहां रहता है प्रोटॉन। तो जे थॉमसन ने अपना कुछ बोल सकते हैं कि हाइपोथेसिस दिया। अच्छा, ये हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि मैं प्रूफ नहीं कर सकता लेकिन ये बात होगा, ये मैं प्रूफ नहीं कर सकता लेकिन ये बात होगा। बात समझ में? हाँ, क्योंकि उस समय उतना इक्विपमेंट नहीं था, तो उन्होंने कुल मिलाकर 3 हाइपोथेसिस दिया। 3 हाइपोथेसिस, कौन? जे थॉमसन। 3 हाइपोथेसिस, ठीक है? मैं हाइपोथेसिस के बारे में बता दिया। अब इनका हाइपोथेसिस क्या था वो सुन लो, ठीक है? तो
जे थॉमसन ने अपना पहला हाइपोथेसिस दिया, उन्होंने बोला कि कोई एटम जो होगा, कोई भी एटम होता है ना, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना, वो लोग पेयर में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो रहते हैं वो पेयर में रहते हैं। यानी ये हाइपोथेसिस है, उनका पहला हाइपोथेसिस ये बोल रहा था। उनका ऐसा मानना था कि जैसे तुम लोग पूछ रहे हो ना कि आखिर इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, प्रोटॉन कहां रहता है, तो उन्होंने बोला कि अंदर में ना वो लोग कैसे रहते हैं, वो लोग रहते हैं पेयर में, जोड़ों में। क्योंकि उस समय लोग सिर्फ यही सोचते थे कि प्लस माइनस इक्वल टू न्यूट्रल, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब कि वो लोग इस तरीके से रहते होंगे, है ना। इनका पहला हाइपोथेसिस। अच्छा, दूसरा हाइपोथेसिस उनका क्या था? दूसरा हाइपोथेसिस उनका ये था कि प्रोटॉन बीच में होता होगा, ध्यान दे रहे, प्रोटॉन बीच में होता होगा और इलेक्ट्रॉन इधर उधर होता होगा, ऐसा इधर उधर। उनका दूसरा हाइपोथेसिस था, बात समझ रहे। और तीसरा हाइपोथेसिस उन्होंने ये बताया कि ये पूरा का पूरा जो एटम है वो भरा हुआ है प्रोटॉन से, भरा हुआ है पूरा प्रोटॉन से, मतलब पूरी तरीके से प्रोटॉन, और उसके ऊपर चिपका हुआ है इलेक्ट्रॉन। अब मैं वो फिगर बना नहीं सकता, लेकिन तुम लोग समझो। ये तीन उनका हाइपोथेसिस था। तुम लोग जब चैप्टर पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि उनका यही हाइपोथेसिस तो काम किया, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इस पे दिया, वो इसको नेगलेक्ट कर दिया। उन्होंने इसको क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरा ये तीन हाइपोथेसिस है, मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके से कोई भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो इस तरीके से शायद रहता होगा। तो सब बोले ठीक है, शायद रहता होगा, आप हाइपोथेसिस बोल रहे हैं, लेकिन आपको जोरों शोर से कौन सा लगता है कि इन सब में कौन सा ज्यादा अच्छा है? तो उन्होंने बोला कि ये वाला ज्यादा मुझे अच्छा लगा है। उन्होंने बोला कि ये ज्यादा अच्छे पैमाने पे है कि सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटॉन होगा और कहीं 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 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होगा। ये हाइपोथेसिस दिया उन्होंने, तीन हाइपोथेसिस। पहले ध्यान से हाइपोथेसिस को समझो और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो अल्टीमेटली उन्होंने अपने थर्ड हाइपोथेसिस को सबसे ज्यादा भरोसा दिया और इसी को बोला कि इसी तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो सबने बोला ठीक है, आप थोड़ा इसको और अच्छे से समझिए, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है, जितने टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब बच्चे को समझ में नहीं आता तो बच्चे के लैंग्वेज में ही समझाते, है ना। तो जे थॉमसन ने भी वही किया। जे थॉमसन ने क्या किया कि वहां पर जितने लोगों को समझाना था वो उन्हीं का एग्जांपल लेकर, क्योंकि ग्रीक का समय था, तो उन्होंने ये देखा कि वहां पर जैसे क्रिसमस मनाया जाता है तो केक खाया जाता है, तो उस समय केक को केक नहीं बोला जाता था, बोला जाता था प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल। ध्यान दें, जो प्लम पुडिंग मॉडल था, ये प्लम पुडिंग मॉडल में क्या होता है, ये प्लम का मतलब क्या होता है? प्लम का मतलब होता है रेजिन। प्लम का मतलब क्या होता है? रेजिन। अब ये रेजिन का मतलब क्या होता है? रेजिन का मतलब होता है किशमिश। क्या होता है? किशमिश। तो उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि जैसे एक जो पुडिंग होता है, पुडिंग है ना, तो पुडिंग का नॉर्मल तरीके से समझ लो कि जैसे केक होता है, केक का हद से ज्यादा पार्ट हम लोग खा सकते हैं, हद से ज्यादा पार्ट, और उसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, उसके ऊपर क्या ड्राई नट्स जो होते हैं, नट्स डाल दिए जाते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, है ना, या बोल सकते हैं कि उसमें किशमिश और ये सब डालते हैं। तो यहाँ पर वही है, हाँ, या चेरी जो भी है, बात समझ रहा। तो उन्होंने यही केक का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से एक केक होता है, केक का जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा प्रोटॉन है, वो सारा का सारा क्या है? प्रोटॉन है। और उसके ऊपर जो अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स डाले गए हैं, जो पुडिंग यानी प्लम डाला गया है, वो इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब उन्होंने बोला कि पूरा का पूरा जो हमारा एटम होता है उसमें पूरा तरीके से भरे पड़े रहते हैं कौन? प्रोटॉन। और कहीं कहीं जगह पर ये पूरी तरीके से जितना पार्ट है ये सबका सब प्रोटॉन है, और कहीं कहीं जगह पर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब कुछ लोग बोले कि सर इस मॉडल से हमको उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा, तब बताइए कैसे समझेंगे? तो बोले ठीक है, अगर आप इससे नहीं समझ पा रहे हो तो वाटरमेलन देखो। ठीक है, वाटरमेलन सब जानते हैं, यानी तरबूज, है ना। तो तरबूज का जो बीच में जो रेड पार्ट होता है, रेड पार्ट, है ना, जो रेड पार्ट होता है, तो उस पूरे रेड पार्ट को उन्होंने बोला कि वो जितना भी रेड पार्ट है, ठीक है, रेड पार्ट वो है प्रोटॉन, और जितने भी सीड्स हैं, जो ब्लैक ब्लैक कलर के सीड होते हैं, ठीक है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? यानी अल्टीमेटली उनके जो तीनों हाइपोथेसिस था उसमें से थर्ड हाइपोथेसिस को समझाने के लिए उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल का एग्जांपल दिया, है ना, और वाटरमेलन का एग्जांपल दिया, है ना। तो देखिए हुआ ये कि जैसे ही थॉमसन का एटॉमिक मॉडल उन्होंने दिया,
कुछ सालों बाद उनके ही जो एक शागिर्द थे, उनके जो एक असिस्टेंट थे, जिनका नाम था अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, वो मन ही मन में अपने टीचर को बोल रहे थे कि सर आपने ये बात गलत बोल दिया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, उस समय के जो बच्चे भी होते थे ना, वो बहुत ही बोल सकते हैं हाईली रिस्पेक्टेड तरीके से अपने टीचर को ट्रीट करते। ध्यान देना, जो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड थे, मेरी बात को ध्यान से समझो, जो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड थे, उनको पता था या उनको लग रहा था कि मेरे टीचर से हो गई है गलती। ठीक है, अब मेरे टीचर से हो गई है गलती, मैं कैसे उनको फेस करूं और सामने से बोलूं कि सर आपने गलती बता दिया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात मैं बताऊं तो बताऊं कैसे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि अगर मैं सामने से जाकर बोल दूंगा तो हो सकता है बहस हो जाएगा, टीचर मेरे को डांटने लग जाएंगे, इसलिए ये ना बोलना ही ज्यादा बेहतर है। मैं डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट शो कर दूंगा, जिससे मैं ना बोल करके भी अपने टीचर को बता दूं कि आपसे गलती हो गई। ठीक है, तो यानी अब वो क्या करने लगे, वो इस चीज को वो जान रहे थे, उनको बस ऐसा लग रहा था, देखो वही बात है हाइपोथेसिस, उनको लग रहा था कि जो जे थॉमसन ने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उनके पास किसी तरह का प्रूफ नहीं था। अब उस प्रूफ को पता लगाने के लिए उन्होंने जाना कि हम सामने जाके बोल रहे हैं सर आप गलत बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि सर बोलेंगे बाबू तुम मेरे ही स्टूडेंट और तुम मेरे को कैसे गलत साबित कर रहा है, उसके लिए कुछ हमारे पास तत्व होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं पहले तत्व बोलना होगा, मैं उस तत्व में पास हो जाऊंगा और उसके बाद उस तत्व को, उस एक्सपेरिमेंट को मैं अपने टीचर के सामने एक्सपेरिमेंट को दिखाऊंगा। बात समझ पाए? तो अल्टीमेटली उन्होंने यानी रुदरफोर्ड ने अपने दो चेले चपाटे, मतलब अपने अंडर में जो दो असिस्टेंट थे किनके, रुदरफोर्ड के, उनको बुलाए, बोले आओ। अब अपने अंडर में उनके तो बहुत सारे असिस्टेंट थे, लेकिन दो लोगों को चुना। तो जैसे दो लोगों को चुना तो वो अपने ही दोस्तों के सामने दिखाए कि देखो मेरे को अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने चुना है। ऑब्वियस सी बात है, कभी ऐसा होता है ना। तो जब उनको चुना गया तो उनको लगा कि हम लोग को बहुत बड़ा चीज करने को मिलेगा, बहुत अच्छा चीज करने को मिलेगा। ठीक है, तो वो जो रुदरफोर्ड थे वो बोले कि ठीक है आज शाम 5 बजे मेरे घर में आना। ठीक है, वो लोग एकदम खुशी खुशी पहले ही पहुंच गए टाइम से, है ना। तो जब वो लोग गए तो रुदरफोर्ड ने उनको कुछ एक्सपेरिमेंट का मटेरियल दिया, कुछ एक्सपेरिमेंट का मटेरियल दिया। अब वो एक्सपेरिमेंट का मटेरियल क्या क्या दिया मैं वो बता रहा हूं। एक उन्होंने लेड दिया, लेड, ठीक है, एक लेड बॉक्स दे दिया, ठीक है, लेड बॉक्स, और इस लेड बॉक्स के अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा छेद कर दिया, छोटा सा छेद। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक स्क्रीन दिया, एक स्क्रीन दिया, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, है ना, एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन दे दिया, बात समझ में, और एक गोल्ड फॉइल दे दिया, एक गोल्ड फॉइल दे दिया, मतलब कि सोने का एकदम पतला परत। अब ये मत सोचना सर उसका जो टीचर बच्चा था लेके भाग जाएगा, अब ये सोच मत, बात नहीं भागा, वो बस एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया। तो कुछ मिलाकर देखा जाए तो ये एक्सपेरिमेंट करने को उन्होंने अपने 3 शागिर्द को बुलाया और दिया और बोला कि ये एक्सपेरिमेंट को करो। अब तुम लोग मन में क्वेश्चन सर ये तो खुद भी कर सकते थे, क्यों बोला? वो जानते थे कि एक्सपेरिमेंट को करने में टाइम लगेगा और मैं उतना टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी थ्योरीज लिखनी है, मुझे और भी बहुत सारे थ्योरीज करने हैं। देखो कभी कभी टीचर क्या होता है, जब बहुत सारे काम होते हैं ना तो कुछ काम अपने स्टूडेंट्स को बांट देता है ना, मॉनिटर को बांट देता है, या कुछ ऐसा अपना जो वर्क है ना वो असाइन कर देता है। बात समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग डेलीगेशन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, अपने वर्क को। लेकिन ऐसा नहीं, सबको नहीं बांट सकते टीचर, बहुत सोच समझ के बांटते हैं, बहुत सोच समझ के देंगे ताकि उनका काम गलत या खराब ना हो जाए, बहुत सोच समझ के दिया जाता है। तो इसलिए वो 2 लोगों को चुना गया और बोला गया कि आप ये एक्सपेरिमेंट करो। बात समझ में आया? तो ये कुल मिलाकर उन्होंने अपने असिस्टेंट को ये दे दिया और बोला कि एक्सपेरिमेंट करो। ये लोग घुसी घुसी लेके गए और एक बंद कमरे में अंधेरे में बैठ करके ये लोग एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि था स्पेशली हीलियम का, इसका हीलियम का एटम, इसमें जो हीलियम का एटम प्रेजेंट था, ठीक है, हीलियम, है ना। और हीलियम के एटम से यानी हीलियम के न्यूक्लियस के एटम से हम लोग अल्फा रेज निकाल सकते हैं। अल्फा रेज, अब तुम लोग का मैंने क्वेश्चन उठेगा सर ये अल्फा रेज होता क्या है? तुम नॉर्मल भाषा में बस ये समझो, बस नॉर्मल भाषा में फिलहाल यही समझो कि हीलियम के एटम से प्रोटॉन निकाला जाए, हीलियम के एटम से प्रोटॉन निकाला जाए तो उसको अल्फा रेज कहेंगे। हीलियम के ही एटम से, अब यही समझना, हीलियम के ही एटम से अगर प्रोटॉन को निकाला जाए, बोम्बार्ड किया जाए, टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है बोम्बार्डिंग का मतलब होता है निकलवाना, ठीक है। तो बोम्बार्ड करवाया जाए, मतलब गोली, जैसे मान लो कि कोई बंदूक से फायरिंग कर रहा है तो बोलते हैं ना कि हाँ गोली धड़ाधड़ निकल रहा है, फायरिंग हो रहा है, तो उसी तरह अगर कोई रेज लगातार निकल रहा है तो उसको हम लोग बोम्बार्ड कहते हैं केमिस्ट्री के भाषा में। बात समझ में आ रहा है? तो इससे बोम्बार्ड करवाया गया क्या? अल्फा रेज। अब ये अल्फा रेज क्या होते हैं मैं बार बार बताया, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, किसका?
किसका? हीलियम एटम का। हाँ, सिर्फ हीलियम का बात किया जा रहा है। बात समझ में आ गई? अब तुम लोग के मन में ये भी क्वेश्चन उठेगा कि सर उन्होंने लेड के बॉक्स को ही क्यों लिया? अच्छा, लेड एक तरह का एलिमेंट होता है जिसका हम लोग सिंबल जानते हैं पीबी, पूरा नाम इसका है प्लम्बम, है ना? तुम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल में पढ़े होंगे। तो लेड को क्यों लिया? लेड को इसलिए लिया क्योंकि ये जो लेड होते हैं ना, लेड के बॉक्स, ये क्या करते हैं, इस अल्फा रेस को अगर इससे टकरा गया तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने में भर लेते हैं। इसलिए उन्होंने एक छोटा सा छेद किया क्योंकि वो चाहते थे कि जो रेज है, यानी जो अल्फा रेज है ना, ये जो अल्फा रेज है वो सिर्फ इस होल से ही निकले और कहीं से ना निकले, और कहीं से ना निकले। अगर वो दूसरा मटेरियल का बॉक्स ले लेते तो वो जो अल्फा रेस था वो कहीं से भी निकल जाता। लेकिन लेड के पास इतना ताकत है कि वो हीलियम के अल्फा रेस को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है। लेकिन क्योंकि एक जगह छेद था तो बाकी, जैसे मान लो ये ध्यान देखो, ये लेड का बॉक्स है ना, और उसके अंदर ये हीलियम एटम है ना, तो इसके एटम जो निकल रहे होंगे तो वो तो हर जगह अलग अलग तरीके से निकल रहे होंगे। लेकिन क्योंकि ये लेड का बना हुआ है तो सारे अपने में क्या होगा, पकड़ के रख लिया होगा, बाहर नहीं जाने दे रहा होगा। लेकिन एक छोटा सा छेद है, तो अगर कोई रेज यहां से इस छोटे से छेद से निकलेगा तो वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो छेद है, वहां पर लेड नहीं है, और लेड नहीं है इसलिए उस रेज को लेड रोक नहीं पाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये लेड बॉक्स क्यों था, पता चल गया ना? लेड बॉक्स इसलिए था क्योंकि इसके अंदर जो हीलियम एटम है वो इस पूरे लेड के अंदर ही रह जाए, और जो भी रेज निकले वो सिर्फ इस छोटे से होल से ही निकले। सिर्फ इधर से एक ही पार्ट इनको दिया और इसी पार्ट से उस अल्फा रेज को निकालने का मौका था। स्क्रीन रख दिया ताकि स्क्रीन में दिखाई दे कि सही में पार्टिकल निकल रहे हैं कि नहीं। वो कुछ और चीज ढूंढ रहे थे, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन अपने असिस्टेंट को दे दी। अब आया बात बीच में, उन्होंने गोल्ड ही क्यों लिया? गोल्ड के अलावा दुनिया में और भी तो मेटल है, सिल्वर भी ले सकते थे, सिल्वर का भी तो पतला परत बन सकता है ना? हाँ, अलग अलग बहुत सारे ले सकते थे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने एक फीचर पढ़ा था मेटल का। मेटल का एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब जिसको मार के एक छोटे से परत में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? छोटे से चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले से चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बोलोगे सर सिल्वर को भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सिल्वर को, लेकिन सिल्वर से भी पतला हम लोग किसको कर सकते हैं? गोल्ड को। गोल्ड से पतला कोई नहीं हो सकता, गोल्ड से पतला कोई नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? और ये कितने नैनोमीटर का लिया, ध्यान देना, इन्होंने लिया 100 नैनोमीटर, मतलब बहुत छोटा। अब कैसे मैं तुम लोग को समझाऊं, क्योंकि 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 पे पावर 9 माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। सोच लो, अगर तुम लोग सोच सकते हो तो सोच लो, 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 पे पावर माइनस 9, मतलब इतना जीरो करोगे तब जाकर वो मीटर के बराबर होगा। और कितना पतला लिया? 100 नैनोमीटर वाला। इतना पतला था, मैं तो फिर भी बहुत मोटा बना लिया। बात समझ रहा है? लेकिन मैं तुम लोग को समझाना चाहता हूं, बहुत पतला था। अब यहां मुद्दा उठता है कि गोल्ड ही क्यों लिया? तो आंसर मिला कि गोल्ड ही इसलिए लिया क्योंकि हमको सबसे पतला परत चाहिए था, सबसे पतला परत। अब मुद्दा दूसरा, क्यों पतला परत? दूसरा मुद्दा यह था पतला परत इसलिए ताकि ये जो प्रोटॉन है वो आराम से आर पार जा सके। अगर ये मोटा होता तो ये आर पार नहीं जा पाएगा। बात समझ रहा है? आर पार जाने के लिए उन्होंने इस मतलब ये जो अल्फा रेज है आराम से आर पार हो जाए, बस इसलिए इन्होंने एकदम पतला से पतला मेटल को ढूंढा। तो वो पतला मेटल कौन दिखा? गोल्ड दिखा। इसलिए उन्होंने गोल्ड का ये परत बनाया, और इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। बस ये कारण कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, एग्जाम में पूछता है। इतनी बात समझ में आ गई? स्क्रीन दे दिया था, पता चल गया। अब जो असिस्टेंट थे वो सारा मॉडल को लेके गए, अंधेरा रूम किए और बैठ करके ऑब्जर्व करने लगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 सप्ताह बीता, वो एक ही चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या? कि यहां से लाइट रेज निकल रहा है, यहां से लाइट रेज निकल रहा है और यहां पर स्ट्राइक करके यहां ग्लो हो रहा है, यहां ग्लो हो रहा है। जब 1 सप्ताह हो गया उसके बाद अपने मॉडल को लेके जाके अपने सर को दिखाते हैं, सर हम लोग 1 सप्ताह से देखे ना तो यहां से जो रेज निकल रहा है ना वो यहां पीछे आकर स्ट्राइक कर रहा है और ग्लो कर रहा है। टीचर बोले ना तुम लोग ठीक से नहीं देख रहे हो, जाओ फिर से देखो ठीक से। अब सर बोल दिए हैं तो कुछ ना कुछ बात होगा। उठाए, वापस लेकर आए, फिर बैठे, फिर ऑब्जर्व किए, बोम्बार्ड करवाए, बोम्बार्ड करवाने के बाद फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं 1 दिन 2 दिन 5 दिन। फिर तीसरे दिन क्या हुआ, उन्होंने देखा कि अरे कुछ ना डिफ्लेक्ट किया, है ना, कुछ लाइट ना ऐसे डिफ्लेक्ट किया। दौड़े दौड़े गए और बोले कि सर नया चीज मिला, है ना। तो क्या कि लाइट जो है ना हम लोग देख रहे सीधा, हम लोग जब इमर्ज करवा रहे हैं, बोम्बार्ड करवा रहे हैं, तो वो इस गोल्ड फॉइल से पेनिट्रेट होकर के वो सीधा जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ लाइट सारे नहीं, कुछ लाइट क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो रुदरफोर्ड के मुंह में थोड़ा सा मुस्कान आया, लेकिन बोले ना अभी भी कुछ बचा, जाओ
जाओ और फिर से इस एक्टिविटी को करो, है ना। फिर वो गए, फिर एक्टिविटी की, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 8 दिन वो किए, फिर उनको एक और चीज मिला। क्या? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लाइट का रेज है वो यहां से टकरा करके वापस बाउंस बैक कर गया, बाउंस बैक कर गया। और जब ये बात लेकर के दौड़ते दौड़ते अपने टीचर के पास आए और जब ये बात बताए तो जो हल्का सा मुस्कुराहट था वो पूरा हंसी से खुश हो गए और शाबाशी देने लगे, बोले कि मैं यही चाहता था। अब देखो ध्यान देना, हुआ क्या, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड भले वो काम किए नहीं, लेकिन उनको पता था कि कुछ ऐसा होगा। बात अलग है कि प्रूफ किसने करवाया, उनके असिस्टेंट ने इस बात को प्रूफ करवाया। लेकिन ये बात पहले ही रुदरफोर्ड को पता था, क्योंकि उनको पता था कि मेरे टीचर से जो मॉडल बताए हैं वो गलत हो गई है। लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए जब उनको ये पता चल गया कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है और जैसे मैंने सोचा था वही हो रहा है, तब उन्होंने इस पूरे मॉडल को ले जा करके अपने टीचर के सामने, ध्यान देना जनता के सामने पहले नहीं बोल दिया, टीचर के पहले सामने समझाया। अब उन्होंने क्या समझाया, उन्होंने बताया, समझाया क्या सकते हैं, बस उन्होंने अपना बात रखा कि जैसे एक ये गोल्ड फॉइल है, तो ऑब्वियस बात है गोल्ड फॉइल इसका मतलब मैटर है, इसका मतलब कि ये इसके अंदर एटम होगा। तो चलो हम लोग थोड़ा जूम करते हैं, जूम करेंगे तो ये कुछ इतना बड़ा सा दिखेगा, मान लो अगर साइड वाइज देखें तो, अगर इसको जूम करके देखेंगे तो ये जिसको दिख रहा है, अगर इसको जूम करेंगे तो ये ऐसे होगा ना, जूम करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ना। और उसके बाद जूम करके देखें तो इसमें मान लो सपोज दैट क्या हुआ ये कि जैसे ये एटम है ना, कॉम्पैक्ट है, ये सारे एटम मतलब ऐसे बना दिया। तो उन्होंने बताया कि ये जो हम लोग बॉम्बार्ड कर रहे थे तो हद से जो पार्टिकल है ना वो आर पार इसलिए हो जा रहा था क्योंकि हर एटम के बीच में प्रोटॉन होता है, हर एटम के बीच में एकदम सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इस बात को कैसे बताया, उन्होंने बोला क्योंकि जब लोग ये रेस पास करवा रहे थे ना तो ये रेस इस तरीके से पास हो रहा था, इस तरीके से पास हो रहा था और पास होने के कारण क्या हो रहा था कि ये जो स्क्रीन था ये स्क्रीन से टकरा जा रहा था, सिर्फ सीधा है ना। और कुछ पार्टिकल तो इस तरीके से क्या हो रहा था, सारा जो पार्टिकल था वो क्या हो रहा था, मूव हो रहा था, है ना। तो मूव हो रहा था तो ऐसा दिख रहा था, है ना। तो किसी ने पूछा कि फिर ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट कैसे कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि डिफ्लेक्ट इसलिए कर रहा था कि कुछ पार्टिकल हल्का सा भी अगर इसके इस एटम के यानी क्योंकि ये जो रेस आ रहा है ये कौन सा रेस है, अल्फा रेस कैसा है, पॉजिटिव, बीच में क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल, यहां से आकर टकरा के बाउंस बैक हो जाएगा, मतलब इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, बाउंस बैक नहीं डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो कुछ डिफ्लेक्ट हुआ तो इस तरीके से होगा, ये जो तुम देख रहे हो ये डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब कि कोई पार्टिकल जो था ये प्रोटॉन, ये पार्टिकल से यहाँ किनारे आके टकराया तो ये इधर चला गया, है ना। कि कोई यहाँ पर पार्टिकल टकराया तो ये ऐसा चला गया, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, ये जो प्रोटॉन है तो यहाँ से जो अल्फा रेज निकला ये टकराया तो ऐसे चला गया, है ना। ये किसी से ये वाला पार्टिकल टकराया, इधर टकराया और ऐसे बैंड कर गया, ये वाला जो बैंड कर रहा है ना। और उन्होंने बताया कि जब हम लोग 200 बार जब इस चीज को कर रहे थे तो 2000 टाइम्स जब हम लोग इस चीज को कर रहे थे उसमें वन टाइम्स ऐसा देखा गया कि कुछ जो पॉजिटिव आयंस है वो ऐसे इसी से टकराया और बाउंस बैक हो गया, बात बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये बाउंस बैक हुआ तो बाउंस बैक क्यों होगा, बाउंस बैक तभी ना हुआ होगा जब ये किसी पॉजिटिव से टकरा गया होगा, पॉजिटिव से टकराया होगा तभी तो वापस चला गया, तभी ऐसा हो रहा है। अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यही वाला आप कैसे समझा सकते हो, तो देखो ये वाला तुम लोग को कैसे समझाया जा सकता है, तुम लोग को समझाने के लिए ऐसा किया जा सकता है कि मान लो कि 2 हम ले लेते हैं इस तरीके से रड, है ना, 2 रड ले लेते हैं लोहे का और बीच में क्या करते हैं, बीच में जैसे तुम लोग देखोगे कि बंदर भालू ये सबको भगाने के लिए बीच में ऐसे तार लगा दिए जाते हैं, ऐसे बॉर्डर में तुम लोग देखोगे, है ना, ऐसे तार लगा दिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे तार लगा दिए जाते हैं और एक छोटा बॉल दे देते हैं तुम लोगों को, एक छोटा बॉल दे देते हैं। तो तुम लोग गौर करना, अगर बॉल को इंडिया से पाकिस्तान फेंकना होगा, है ना, इंडिया से पाकिस्तान, तो तुम देखना ज्यादातर टाइम जो होगा ना वो बॉल निकल जाएगा बाहर, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि बॉल में टकरा करके कहीं नीचे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। और कभी बहुत बार करोगे तो 1 ही 2 बार ऐसा होगा कि टकरा करके इंडिया में आ जाए। बात समझ, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बॉल को फेंकूंगा तो ज्यादातर होगा ना कि वो आर पार चला जाएगा, कुछ टाइम ऐसा होगा कि टकरा करके वो इधर उधर चला जाएगा, लेकिन बहुत कम ही बार ऐसा होगा कि जब मैं फेंकूंगा तो वो टकरा करके बाउंस बैक कर जाए। अच्छा इस चीज को मैं और अच्छी तरीके से समझा सकता हूं आप लोग के लैंग्वेज में। मान लीजिए आपके घर में ग्रिल का विंडो लगा हुआ है
और ऑब्वियस सी बात है कि आप जब वाटरमेलन खाओगे तो बीज आपके पास ही रहेगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, बीज कौन उठ के डस्टबिन में डालेगा, यही सब फेंकेगा। अगर 50 फेंका तो 50 में 30 तो बाहर निकल जाएगा। 50 फेंका तो 50 में 30 तो बाहर निकल जाएगा। बात सुन रहे हैं? और उसमें से 10 जो है वो टकरा के घर में ही आ गया, ये इधर उधर चला गया, डिफ्लेक्ट कर गया। और एक तो है ना जहां से फेंक के वापस आप ही के पास आ गया। हो सकता कि नहीं हो सकता? यहाँ पर वही चीज है। अल्टीमेटली उन्होंने यही बात बताई कि किसी एटम के अंदर, उन्होंने ये बात बताया कि किसी एटम के अंदर बीच में होता है प्रोटॉन, बीच में होता है प्रोटॉन, और किनारे किनारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बात सुन मेरा? और जो बचा हुआ जगह है ना, ये जगह स्पेस फ्री होता है, मतलब एक खाली जगह होता है। उन्होंने ये बात बताई। अब जे थॉमसन बोले ये बात तो मैं भी बताया था, सेकंड हाइपोथेसिस देखो तुम। लेकिन अर्नेस्ट रदरफोर्ड बोला कि मैं तो प्रूफ किया। आपने प्रूफ तो नहीं किया ना, प्रूफ तो मैं किया। बात समझ में आया? इसलिए इस मॉडल की जीत और इस तरीके से बात किसकी रखी जाती है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड की रखी जाती है। उन्होंने अल्टीमेटली जो जे थॉमसन का भलो वो सेकंड हाइपोथेसिस था उसको ही उन्होंने सही साबित कर दिया। लेकिन अल्टीमेट देखो, टीचर ये बात पहले भी बोल चुके हैं, भले उस चीज को प्रूफ नहीं कर पाए लेकिन ये बात पहले बोल दी है। तो अल्टीमेटली जो जे थॉमसन ने बोला था, क्या बोला था कि जो एटम होता है, एटम में पूरा भरा रहता है क्या, प्रोटॉन, और कहीं कहीं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया कि ऐसा नहीं होता है सर, पूरा जगह खाली होता है, हद से ज्यादा जगह जो होता है खाली होता है, बीच में होता है प्रोटॉन और किनारे किनारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। बात समझ रहा? और इसी चीज को और वो आगे बताया कि बीच में होता है, बीच में सिर्फ प्रोटॉन नहीं होते, बीच में एक और जो एटम सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। इसके बीच में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। इसलिए जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? वो जो बीच वाला पार्ट था उन्होंने उसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके इर्द गिर्द क्या होता है, रिवॉल्व करता है। तो अल्टीमेटली रदरफोर्ड को, मैंने लिखा नहीं है, जे थॉमसन ने लिखा यहाँ पर, रदरफोर्ड को ही अल्टीमेटली बोला जाता है कि उन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था। न्यूक्लियस कोई पार्टिकल नहीं होता, न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट होता है मतलब पूरे एटम के बीचों बीच जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बात समझ आया? इस तरीके से उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अब बात अलग है उनसे गलती भी हुई थी, गलती हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है? कोई भी डाउट होगा देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।